सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मैंने ना अमीन्स चैप्टर लिया है, हालांकि जीओसी भी लिखा हुआ था वहां पे, बट वो अमीन्स चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, तो मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं करना चाहती। जीओसी विल टेक इन अनदर लेक्चर, ठीक है। पहले अमीन्स को करना ज्यादा जरूरी है, इसका वेटेज भी जो है काफी ज्यादा था तुम्हारे इस पेपर में, ठीक है। और कल एक बात बताओ, कल 6:45 क्लास थी, मैंने तुम्हें आई थिंक 7:35 पे छोड़ दिया, मुझे लगा 7:30 पे क्लास ओवर है। तुम में से नालायकों ने मेरे को किसी ने नहीं बोला कि मैम 7:45 तक क्लास है, मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर जब मैंने छोड़ा ना, तो मैंने देखा यार 7:35 हुआ है, क्लास तो मेरी 7:45 तक होती होगी ना। मैंने कहा बच्चों ने भी नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं, आज 1 घंटा 6:30 तक है अपनी क्लास, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर अमीन्स चैप्टर। आरुष, कृतिका, सिमरन, दिव्या, सुहानी, गर्व भी आ गया है, ठीक है। सो हम ये देखें, देखो अमीन्स चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। इसमें तुम अगर मुझे बोलो कि मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं बता तो दूंगी, बट आई वुड सजेस्ट छोटा सा चैप्टर है, उसको सारा ही पढ़ लो एनसीईआरटी से, ठीक है। मेन आपकी रिएक्शंस कौन कौन सी है? डाइएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है ना, जो आपका टिन वाला रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, टिन HCl वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। फिर आपका क्या, फिर क्योंकि टिन वाले बहुत यूज होते हैं कि नाइट्रो को पहले NH2 में चेंज करते हैं, फिर डाइएजोटाइजेशन होती है ना। और एनालीन की एसिटाइलेशन, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट स्टेप देखने को मिला है। हिंसबर्ग रिएजेंट, कार्बामेन टेस्ट, तो छोटा सा चैप्टर है, आप लोग सारे पढ़ेंगे। पूरे 2026 में 18 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, 18 क्वेश्चंस यहाँ से जो है देखने को मिले थे तुम्हारे 2026 अटेम्प्ट में। यानी कि 18-10 शिफ्ट हुई है ना, यानी कि लगा लो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 2-1 सवाल तो थे ही थे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब उन्हीं क्वेश्चंस को अपने को करना है, और मैंने जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को मिला के वो पूरा चैप्टर खत्म भी हो रहा है। तो सारे ही पूरे चैप्टर में से कहीं ना कहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था। और आई होप जो कल वाले मैंने दिए होंगे तुम लोगों को क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन थे वो जो स्लाइड में थे, वो तुमने कर लिए हो, नहीं किए हो तो कर लेना प्लीज, है ना। चलिए, तो टॉपिक्स वही हैं, आपको ये चैप्टर सारा ही करना है। मैं सबसे पहले ना ऐसे वाले क्वेश्चंस यहाँ करवाऊंगी, मैं तुम्हें सारे सारे 18 के 18, 17-18 क्वेश्चन सारे ही करवाऊंगी। बट मैं पहले वो करवाऊंगी जो तुम्हें आते भी हैं और जो एक्सपेक्टेड भी थे कि भाई ये तो आएंगे ही आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मैं सबसे पहले ले रही हूँ बेटा, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ एल्कली इनसोल्युबल सॉलिड सल्फोनामाइड ऑब्टेन्ड बाय अ रिएक्शन ऑफ गिवन अमीन्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी कि सवाल आया है हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो हिंसबर्ग रिएजेंट बेसिकली क्या होता है इसमें, हिंसबर्ग रिएजेंट में, हिंसबर्ग टेस्ट में, ये अमीन्स के लिए टेस्ट होता है, याद है, टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, इनके लिए ये टेस्ट होता है ना। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन को हिंसबर्ग के साथ ट्रीट कराते हैं, सेकेंडरी को टर्शरी के साथ। तो हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स है वो तो रिएक्ट कर जाते हैं, किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। और हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, या फिर पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड भी तुम ले सकते हो, देख लेना पेपर में क्या गिवन है। टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, एक तो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। उसके अलावा जब प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो सल्फोनामाइड बनाता है, और उसकी जब आप एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो क्या होता है, सोलुबल होता है ना। जबकि सेकेंडरी अमीन क्या होता है, इनसोलुबल होता है एल्कली में, है ना, बोलो। तो आपसे इनसोलुबल की बात की गई है, यानी कि जितने भी ये नाम दिए हुए हैं, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इजी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको इसके सबके स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। हो सकता है इंटीजर बेस्ड में क्वेश्चन हो सकता है ये MCQ में हो, जहां तक मुझे लग रहा है इंटीजर बेस्ड में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को किसके बारे में बताना है, वेरी गुड गर्ल, सेकेंडरी अमीन्स के बारे में बताना है। तो 1 बाय 1 करके इनके स्ट्रक्चर बनाना हम चालू करते हैं। कुछ का तो देखते ही पता चल जाएगा, बट मैं सारा करवा रही हूँ। सबसे पहले है एडेलीन,
एनालीन हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, लिखते जाओ, काटा मारते जाओ। एन मिथाइल एनालीन, तो बच्चों सबसे पहले तो एनालीन बनाओ, है ना, एनालीन यही होता है। और एक एच को हटा के क्या लगा दो, CH3 लगा दो, ये तुम्हारा बन जाएगा एन मिथाइल एनालिन। मैंने तुम्हें बोला था कि इसके डायरेक्ट आईयूपैक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है एन एन डाई मिथाइल, एन मिथाइल, वो करना है, वो तुम्हें समझ भी आ गया होगा। जो एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक में जो टेबल दी हुई है ना आईयूपैक नेमिंग की, वो तुम लोगों को पढ़नी है। तो एन मिथाइल ये आपका सेकेंडरी अमीन है, कैसे, क्योंकि एन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, दिस इज सेकेंडरी, तो ये इनसोल्युबल होगा। थर्ड देखते हैं मिथेनामाइन, मिथेनामाइन तो यही होता है प्राइमरी अमीन। गलत, प्राइमरी अमीन समझ गए ना, आपको ये चेक करना है नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, तब उसकी डिग्री आप डिसाइड करोगे। अब है एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एन एन डाइमिथाइल, तो एक बार बताओ, मिथेनामाइन होता है CH3NH2, 2 H को हटा के क्या लगा दो, CH3 लगा दो, तो ये आपका एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन हो जाएगा, दिस इज टर्शरी, तो ये भी नहीं होगा, हाँ या ना। उसके बाद है एन मिथाइल मिथेनामाइन, तो एक H को हटा के हम क्या लगा देते हैं, CH3, तो ये सेकेंडरी है, ये दे देगा। इतना क्लियर हुआ? किसी को यहां तक डाउट है तो प्लीज पूछो। डन है, चलो बहुत सही। नेक्स्ट हम आते हैं, आइए सिक्स्थ वाला करते हैं हम, फिनाइल मिथेनामाइन, वही मिथेनामाइन होता है आपका क्या बोलते हैं, CH3NH2, एक को हटा के आप क्या कर दो, ये लगा दो, या इसको ऐसे बना दो, फिनाइल मिथेनामाइन पूछा है ना, तो इसको आप ये बना दो, CH2NH2। ठीक है, देखो डन है। एन फिनाइल नहीं बोला ना उसने, फिनाइल मिथेनामाइन पूछा है, तो CH एक कार्बन, उसका एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या बना दिया, उसमें फिनाइल लगा दिया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। तो ये देगा क्या, नहीं देगा मैम, ठीक है। उसके बाद आते हैं एन प्रोपाइल एनालीन, देखो एनालीन होता है NH2, तो एक H हटा के तुम्हें क्या लगाना है, प्रोपाइल, यानी कि CH2CH3, ये दे देगा, हाँ मैम ये सेकेंडरी है, ये दे देगा। डन। अभी तक कितने दे रहे हैं बेटा, 1 2, ये तीसरा जो है दे रहा है। 7 देखो, एन फिनाइल एनालीन, एन पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फिनाइल लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एन फिनाइल, ये भी सेकेंडरी है, ये भी दे देगा। कितने हो गए टोटल, अभी तक 4 हो गए। आगे चेक करो, ये बनाना ही पड़ेगा मेरा बेटा तुम लोगों को, है ना। तो ये हो गया 7th वाला। 8th वाला देखते हैं, एन एन डाइमिथाइल एनालीन, एनालीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, 2 H हटा के क्या लगा देने हैं, CH3, तो ये टर्शरी हो गया, ये नहीं देगा। एलाइलमीन क्या हो जाएगा, एलाइलमीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन से बेसिकली क्या होगा आपका जुड़ा होगा NH2। ठीक है, उसके बाद है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है अपना आइसोप्रोपाइलमीन, आइसोप्रोपाइलमीन क्या होता है बच्चों, हमें लगेगा कि मैम ये तो सेकेंडरी होगा, बट ध्यान रखो आइसोप्रोपाइलमीन ये होता है, तो ये प्राइमरी है। तो यानी कि बेसिकली जो हमारे सामने हमें देखने को मिले कौन कौन से हैं वो, एक तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें क्या होंगे, सेकेंडरी अमीन्स है, जो कि इनसोल्युबल होंगे एल्कली में। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तुमने अगर नोटिस किया हो तो हिंसबर्ग वाला हो, देखो मैंने जो जो जिससे लिया है ये साइट से, एग्जाम साइड, जो आपका एग्जाम साइड करके साइट है, वहां पे ये MCQ बेस्ड दिया हुआ है, तो हो सकता है इंटीजर बेस्ड हो, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड ही आएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है,
तो ये वाले क्वेश्चन अगर तुमने नोटिस किया हो, अपन ने पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे देखे थे, याद है तुम लोगों को? बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में थे। अब भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर स्ट्रक्चर बनवाए हैं तुमसे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है आइडिया लगाना, आराम से तुम कर सकते हो। तो इसका आंसर 4 आएगा, यानी कि हिंसबर्ग से क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके अलावा पहले ये वाला कर लेते हैं, जो मोस्ट वो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड और रिपीट हुआ है, पहले मैं वो करवा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ए स्टूडेंट हैज प्लान्ड टू प्रिपेयर एसिटाइलाइड फ्रॉम एनिलीन यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। यहीं तक रुक जाओ एंड राइट डाउन द रिएक्शन। सबसे पहले अगर मैं एनिलीन लू मेरा बेटा, ठीक है, इसमें मैं एसिटिक एनहाइड्राइड डालूं, क्या ये रिएक्शन हमने बार बार सुनी थी कि मैम ये वाली तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मोक में आना, बार बार तुम्हारे सामने आना। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या था, NHCOCH3 बनता था। ठीक है, इसका मैकेनिज्म तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। इस तरीके से कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके वापस आके इस तरीके से चला जाता था एज ए लिविंग ग्रुप OCOCH3, तो ये बनता था। अब ये है मेरा बेटा एसिटाइलाइड, समझे? ये रिएक्शन इतनी फेमस है, पता नहीं बहुत बार तुम्हारे सामने आई हुई है। फिर वो कह रहे हैं स्टूडेंट ने जो स्टार्ट किया था वो 9.3 ग्राम ऑफ एनालिन से स्टार्ट किया था, और लेकिन द स्टूडेंट हैज मैनेज टू ऑब्टेन 11 ग्राम ऑफ एसिटाइलाइड। बेसिकली उसने 11 ग्राम जो है ये उसको ऑब्टेन हुआ था। परसेंटेज यील्ड बताना, परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या होता है मैम? एक्सपेरिमेंटल यील्ड होता है और थ्योरेटिकल यील्ड होता है इनटू 100 होता है। ठीक है, मतलब मान लो लैब में तुम खड़े हो, मैंने तुम्हें 9.3 ग्राम एनालीन दिया, तुमने रिएक्शन करवा के एसिटाइलाइड करा, एसिटाइलाइड बनाया, फिर इसके बाद तुमने वेइंग मशीन में जाके वे किया तो तुमने देखा ये तो मेरा 11 ग्राम ही प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 मोल एनालीन से 1 मोल एसिटाइलाइड मिलेगा, बोलो हाँ या ना, है ना? चलो यस। मैम ठीक। अब तुम एनालीन के, मैम ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, 11 कुछ तो लिखा होगा, बट ये पता नहीं क्या है, आया नहीं, कुछ तो है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। और मैं तो कहती हूँ एनिलीन का तुम ध्यान रख लो, 93 होता है, इतनी जगह यूज हो गया, तो 0.1 मोल हो गए। तो 1 मोल से जब 1 मोल एसिटाइलाइड मिल रहा है तो 0.1 से कितना मिलेगा मैम? 0.1 ही मिलेगा, बोलो हाँ या ना? बट इसका मोलर मास तुम्हें निकालना पड़ेगा। मोलर मास कितना होगा? मेरे सारे बच्चे निकालेंगे। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, 5 ये हाइड्रोजन हो गए, 3 ये, 8 और 1 ये 9। ठीक है, अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तुम्हारे पास, तो इसको मैन्युअली सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? दस, और ये हो गया 19, और 19 और 4 हो गए 23। ठीक है, 10 12 123 आया है, देखना। ठीक है, निकाला नहीं क्या अभी? निकाला नहीं? इतना टाइम लग रहा है तुम्हें निकालने में? नहीं है ये आ गया? चलिए, 120। 123 आ गया, तो 0.1 इंटू 123 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12.3। ठीक है, तो हमने सोचा कितना था आएगा? 12.3, बट आया कितना बेटा? 11 ग्राम। और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्सपेरिमेंटल यील्ड से ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उतना नहीं वे उसका मास आता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? नहीं तो 100% यील्ड आ जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल कितनी है? 11, और ये कितनी आई है मेरी? 12.3। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और तुम्हारा सवाल सोल्व हो जाएगा। तो ये 11/123 अपना कितना आ जाएगा, ये तुम्हें सोल्व करना है, वो भी मैन्युअली करना है। तो ये तुम्हारा आ रहा है 0.089 आ रहा है।
89 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे 81 वाला ऑप्शन है, तो इसका ये आंसर आएगा। कहीं पे अगर मास वास में कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई तो एक बार देख लेना इसको। बाकी इसका आंसर 81.5% आएगा, तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आना चाहिए इसका। एक बार कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग। 7 कार्बन है मैम। हाँ जी। मैम वो कार्बन उसमें एसिडाइड में 8 है, तो 12 8 96 नहीं होगा? अच्छा हाँ, ये वाला भी तो था, इसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया, तभी वो दिक्कत हो रही है ना। 1 मिनट रुको, फिर से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। 8 कार्बन है तो 96 हो गया ये, प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 9, तो ये आ रहा है मेरे पास 135। ठीक है अब, तो 11/135 में करूंगी, अब तुम्हारा एग्जैक्ट आ जाएगा 81 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पहले 89 पॉइंट समथिंग आ रहा था बिकॉज ऑफ ये एक कार्बन की वजह से। तो चुप नहीं रहना है। अगर तुम मेरा क्यों देख रहे हो, तुम खुद कैलकुलेट करो ना, खुद कितना आएगा बच्चों। और तुम्हें दिख रहा है कि अगर 8 कार्बन है तो बोलो ना, इतनी देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो 8 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और 9 हाइड्रोजन है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 135 आएंगे। ये वाला एक ऐसा स्टेप होता है मास कैलकुलेट करना फिर यील्ड निकालना, ये थोड़ा सा ध्यान से करना। और अगर मान लो लेट से गलती हो भी गई तो मेरे कहने पे एक बार क्रॉस चेक जरूर करके आना, क्या पता गलती। अब देखो ना, यहाँ पे ध्यान से सुनो। मान लेते हैं अभी तो ये एमसीक्यू है मेरे आगे, तो मुझे जो मैंने गड़बड़ की थी मुझे पता चल गया कि आएगा तो 80 के आसपास ही आएगा, है ना। बट अगर मान लो ये पेपर में तुम्हारा वो होता इंटीजर, और जहां तक मुझे लग रहा है इंटीजर बेस्ड ही होगा ये, तो वहां पे फिर तुम्हें क्या होता, 82 लिख के आना होता। अगर तुम 89 निकालते तो फिर वहां पे शायद तुम 90 लिख के आते कुछ, राइट। तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार कैलकुलेट करने के बाद दोबारा जरूर उसको क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे 81.5% इसका आंसर आ जाएगा। डन है, तो क्वेश्चन वही सिंपल है, परसेंटेज यील्ड है, ऐसे पहले भी आए हुए हैं। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। हाँ धनंजय बोलो। मैम दोनों के मोल निकालने के बाद क्या करें? मोल निकालने के बाद देखो, अपने को क्या करना था, 1 मोल से 1 मोल एसिटाइड मिल रहा है एनिलीन 1 मोल से, तो 0.1 मोल एनिलीन से कितना एसिटाइड मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा। बट हमें तो मास चाहिए, तो इनटू मोलर मास किया मैंने, जो कि 135 निकाला था अपन ने अभी। तो इसको करने पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 13.5 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कि मेरे पास 9.3 ग्राम एनिलीन है, तो उससे 13.5 ग्राम मुझे मिलना चाहिए। बट तुम्हें ऑब्टेन कितना हो रहा है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 11 ग्राम ही तुम्हें मिल रहा है। तो यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, वो जो होता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, और थ्योरेटिकल यील्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड से ज्यादा होती है। तो वो कैलकुलेट किया है धनंजय। ये वाला क्वेश्चन देखो, डाइजोनियम सोल्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था। तो अगेन आप लोगों को पता है जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, ये मालूम है तुम्हें। तो अब अपने को ये देखना है क्या देखना है, ध्यान से देखो। जैसे ये रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा हर जगह, है ना। तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से दे रहा है ना। ये तो बेचारा डिस्टेबलाइज करेगा, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें यही देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाएंगे। तो ये प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस एम माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस एम माइनस आई लगाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अगेन ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी वाला। NO2 और CN में से NO2 स्ट्रॉन्ग लगाता है माइनस एम और माइनस आई, तो बी सबसे पीछे आ जाएगा, और जो डी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ACDB जो होगा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, डन है 7 स्टूडेंट्स। इसको यस। ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कौन सा वाला करवाऊं, हाँ पहले ये कोई भी कर लो, चलो ये वाला कर लो पहले, क्योंकि वो वही सिमिलर से है जो हमारे क्वेश्चन आता है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो पहले भी आया हुआ है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, अब सेम रिपीट हुआ है, इसलिए हम इस चैप्टर में कहती हूँ कि कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। तो सबसे पहले देखो टिन HCl दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग,
तो टिन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग क्या होने वाला है, तुम सबको पता है, NO2 विल कन्वर्ट इनटू NH2। NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में होगा। ठीक है, बना दूं मैं। और पीएच न्यूट्रलाइजेशन से कंफ्यूज मत होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, NH2 ही रहने वाला है वो। ठीक है, NH2 बन जाएगा बस वो 2 स्टेप करने के बाद, इसलिए उन्होंने ये लिखा हुआ है पीएच न्यूट्रलाइजेशन। अगर मान लो तुम वहां पे कंफ्यूज भी हो गए ना कि मैम ये क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो एसिटिक एनाइड्राइड दिया हुआ है ना, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैम ये तो NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, या सुन लो, तो ये हो गया। और ये बन गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, ब्रोमिनेशन करवाई हुई है एसिटिक एसिड में। अब देखो, ये भी इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप है ना, बोलो। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जो जो 2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उसमें से स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला है तो ये डिसाइड करेगा कहाँ आएगा। तो इसके पास बेटा या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे, लेकिन पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है मिथाइल से, तो ये वाली 2 पोजीशन ही है। और ध्यान रखना एक ही Br आता है, एक ही Br आता है। तुम लोगों को याद है जब आप एनिलीन की एसिटाइलेशन करवा के उसको एसिटाइलाइट बनाते थे, तो जब आप ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन कराते थे तो एक ऑर्थो वाला बनता था, एक पैरा वाला बनता था, क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग पावर अब कम हो गया, इसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी बेंजीन रिंग में भी जा रही है, साथ साथ यहाँ पे भी जा रही है। तो इतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कि दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सारा सवाल गलत ही हो जाएगा आप लोगों का। तो ये फाइनल प्रोडक्ट था तुम्हारा बी। अब बी के बारे में क्या पूछा है, assume that the reaction proceed to completion 137 mg of 4 nitrotoluene will produce कितना mg of B। तो एक बार बताओ, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, यस और नो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 4 नाइट्रोटोल, तो गिवन मास ये है, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। इसका मोलर मास निकालो, कितने कार्बन है, 7 ही है, ध्यान से देखो, 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 ये हाइड्रोजन हो गए, 3 वो हो गए, 7। चेक करो, ठीक है, C7H7NO2। ठीक है, डन, बताओ मेरे को। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कितना होगा, 84, 14, 32 और यहाँ पे 7, तो ये 137 आ रहा है बच्चों। जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो 137 ही आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा 0.001 मोल। ठीक है जी, इतना समझ में आया सबको। तो जब 1 मोल जो आपका रिएक्टेंट है वो 1 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10⁻³ मोल कितना प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट, मैम इतना ही करेगा। क्योंकि तुम्हें ग्राम मिलीग्राम में आंसर देना, तो मास से मल्टीप्लाई करो पहले, तो है ना, मास से मल्टीप्लाई करो, कितना करोगे, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा तुम्हें, निकालो एक बार सारे बच्चे। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 हो गए, 7, 8, 9, कंफर्म करो, 9 कार्बन है, हाँ या ना। ब्रोमीन एक ही है, नाइट्रोजन एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 3 ये हाइड्रोजन हो गए, 3 मिथाइल वाले 6, 3 ये मिथाइल वाले और 9 और एक 10, 10 ही है, प्लीज कैलकुलेट करो। ठीक है, नाउ यू, फिर कह रही हूँ क्रॉस चेक कर लेना भाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको, इसका मोलर मास निकालना, तो इसके मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 × 9 यानी कि 108, प्लस हाइड्रोजन 10 है, ब्रोमीन का इन्होंने लिखा भी होगा कितना कंसिडर करना है, 80 प्लस 14 और प्लस 16, तो बेटा ये आ रहा है
228 जो है यहाँ पे इसका मोलर मास निकल के आ रहा है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो ये तो आ गया 228, हमारा कितना आ गया, ये अपना आ गया 228 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 228 mg आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। 228 मिलीग्राम आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो बात वही है, क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना। अगर तुमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब अच्छे से कर ली, जो कि तुम कर लोगे, आई एम 100% श्योर, तो तुम्हारे 4 नंबर पक्का है इस चैप्टर में। ठीक है, और आपको कुछ ऐसे एकदम तोड़ू चैप्टर नहीं पढ़ के जाना है, जितना तुम्हारा एनसीईआरटी और नोट्स में है ना वो मोर देन इनफ है इस चैप्टर के लिए, बाकी तुम्हारी कैलकुलेशन है सारी। ठीक है जी, डन है, चलो आओ। उसके अलावा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक काम करो, इसको ना पढ़ो, घबराना नहीं है। मैंने देखा है बहुत बच्चे ने ऐसे स्टेटमेंट को देख के ही छोड़ाते हैं। एक काम करो, इसको पढ़ो और अपनी नोटबुक में लिखो अपने हाथ से क्या क्या गिवन है, कुछ भी जो समझ में आ रहा है वो लिखो। कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा, मतलब लाइक कुछ रिएक्शंस ऐसी लग रही है जो तुमने पढ़ी हुई है। कृतिका, आरुष, कुछ क्या समझ में आया? कृतिका मतलब थोड़ा थोड़ा आया होगा, क्या आया? देखो, आया किसी को, नहीं आया तो चलो मैं समझाती हूँ। देखो तुम लोगों ने अब कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हुए हैं, बट इसने थोड़ा सा स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी और तुम लोग अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, राइट। चलो देखते हैं मैं कैसे करती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। मैं करती हूँ अ स्टूडेंट हैज बीन अ गिवन कंपाउंड एक्स, मैंने लिख लिया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई, मुझे 25 के 25 तो नहीं करने हैं केमिस्ट्री में, लेकिन हाँ जो मेरे को आता है वो मैं फिर पूरा अच्छे से करके जाऊंगी। ठीक है, तो एक्स आपको ये दिया हुआ है C6H7 नाइट्रोजन। ठीक है, वो कह रहे हैं ये क्या कह रहा है, स्पेरिंगली सोलुबल है पानी, मतलब इतना ज्यादा सोलुबल नहीं है, कोई बात नहीं। जब इसकी आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, मिनरल एसिड है कोई भी, HCl ले लेती हूँ तो ये सोलुबल हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज क्या होना है। वैसे मुझे तो चलो समझ में आ गए क्या देना चाह रहा है, बट कोई बात नहीं, आगे देखते। मान लेते तुम्हें यहाँ तक समझ ही नहीं आया है, आगे आओ। एक्स को ट्रीट किया है क्लोरोफॉर्म और KOH से, वाई प्रोड्यूस हुआ है। अब तुम समझ गए होगे कौन सी रिएक्शन है ये, कार्बोलामाइन। वेरी गुड, कार्बिलमिन रिएक्शन, और उसमें आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इसकी अनप्लेजेंट स्मेल है, मतलब बदबूदार है, मतलब अब तो हमें और वो हो गया कंफर्म। फिर वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो एक्स है जब उसका हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, है ना, तो हमें एक कंपाउंड मिल रहा है जेड, जो कि सोलुबल होता है एल्कली में, है ना। यानी कि जो एक्स है वो हमें पता चल गया भाई साहब, प्राइमरी एरोमेटिक, या मैं बोलूं प्राइमरी अमीन है। ठीक है, प्राइमरी अमीन है। आपको बताने हैं नंबर ऑफ डिफरेंट H एटम्स प्रेजेंट इन दैट। देखो तो ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये तुम लोगों के लिए नया है, ये हमने PYQs में कहीं नहीं देखा। ये आपसे डिफरेंट हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, तो मतलब इसमें मैं समझ सकती हूँ अगर कोई बच्चा यहाँ तक सारा उसने पहचान लिया कि भाई साहब एक्स तो एनिलीन ही है, क्योंकि 6 तो कार्बन ही है बच्चों,
दिस इज एनिलीन। ये मेरे को लगता है हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा अगर उसने ये रिएक्शन वो पढ़ के गया है, राइट और नोट, ठीक है। चलिए अब बात आती है, वो कह रहे हैं कि जो आपका z बना, अब ये देखो पहली बात तो ये x है, z है नहीं, तो हमें z बनाना है। चलो मैम z बनाओ सबसे पहले, तो फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो रिएक्शन करवाई है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसका भी तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए हिंसबर्ग रिएजेंट का। तो क्वेश्चन आसान नहीं है इसके, इस चैप्टर के, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो HCl यहां से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखना एक बार, NH SO2 और ये, ठीक है। रिएक्शन सारी एनसीईआरटी वाली है, इतना समझ में आया। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट Z। अब इसमें भी इसने पूछ लिया भाई साहब नंबर ऑफ डिफरेंट H एटम। देखो डिफरेंट H एटम वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी हाइड्रोजन है ना, आपको ये चेक करने कौन से सेम टाइप के हाइड्रोजन है और कौन से डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम है, इनको कैसे करना है ये मैं बता दूं। देखो बेटा नाइट्रोजन है, इधर देखो, ध्यान से देखो, जैसे हम लोग जैसे हम लोग जनरली ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं डिटरमाइन करते भाई साहब, ये ऑर्थो वाली है, ये पैरा वाली है, मेटा वाली है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। देखो हाइड्रोजन हम कैसे चेक करेंगे, ये जो नाइट्रोजन लगा हुआ है जिस कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन सेम सेम है, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं इसको एक काम करती हूँ ए लिख देती हूँ, अरे मैं इसको ए लिख दे, समझने की कोशिश करना। हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, कहाँ पे हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, बस ऐसे करके समझ लो। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन होगा और ये वाला हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ऑर्थो में लगे हैं तो दोनों सेम वाले होंगे, क्या कहते हो। ये जो यहाँ पे ए आएगा, जो आपका मेटा वाले हैं वो क्या होंगे, एक तरीके के होंगे, यस और नो। और जो पैरा वाले हैं वो एक तरीके के होंगे। ये समझ में आई ये लाइन। तो यहाँ पे मुझे 3 टाइप के हाइड्रोजन देखने को मिल गए, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये वाला A' लिख देती और इसको A', ये सेम टाइप के होंगे, ये वाले सेम टाइप के होंगे, ये वाला डिफरेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पे 3 तरह के मुझे यहाँ देखने को मिल गए। एक ये रहा जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो एक ये हो गया। तो कितने हो गए हमारे टोटल डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम बच्चों, 7 हो गए, 7 हो गए। ऐसे भी समझ सकते हो तुम, इधर देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास CH3 है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, ये वाला क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये वाला हम कहते हैं मेटा पोजीशन है, ये वाला क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन है, ये वाला पैरा। जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, तो जब यहां से जो H निकल के इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो हम कहते हैं वो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आया, तो वो अलग प्रोडक्ट बनेगा। मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा हाइड्रोजन को हटा के, तो वो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ये सुनो। पैरा पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा हाइड्रोजन को निकाल के, वो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में 2 ऑर्थो 2 मेटा 1 पैरा है। तो इसी तरीके से यहाँ तुम्हें देखना है कौन से डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरीके से तुम्हें दोनों जगह 3 टाइप के हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ कनेक्टिविटी से देख लो, कनेक्टिविटी से देख लो, तुम्हें आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, इधर देखो नाइट्रोजन के ये ऑर्थो में है ना, और वो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अगर मान लो वो सिंपल आपको 2 फिनाइल रिंग बाइफिनाइल दे देते तो वहां पे तो आप नहीं बता पाते, राइट। तो इसी से ही पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के ऑर्थो वाले सेम होंगे, बेटा वाले सेम होंगे और पैरा वाले सेम होंगे। ऐसे ही यहाँ पे ऑर्थो वाले सेम होंगे और मेटा वाले सेम होंगे और पैरा वाले सेम होंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, चेक करना है। डन हो गया। सबसे आसान तरीका होता है ये इसको देखने का, ठीक है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट इसने नया ऐड किया है जेई वाले ने, क्योंकि अभी तक ये इसने मेंस में तो नहीं पूछा था, ठीक है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन आपको आनी चाहिए, फिर आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम पता। एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, ऐसा मैं करवाती हूँ तुम्हें, ठीक है। चलिए ये देखो, ये एक क्वेश्चन आया, ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ, देखना एक बार सारे बच्चे।
हाँ कृतिका। मैम अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऑर्थो पे 2 बार हमें हाइड्रोजन पता करने को बोले तो वो एक ही काउंट करेंगे हम उसको? ऑर्थो पे 2 हाइड्रोजन मतलब समझे नहीं। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम है। मान लो तुम्हारा कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है कृतिका, तो तुम वो इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो और इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो, एक ही बात होगी। ठीक है, यस। ये वाला क्वेश्चन करना, मतलब एक बार पढ़ो, करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। कुछ थोड़ा बहुत आया समझ में, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, यस मैम। है ना। चलो अब इसको हल्के फुल्के को हम थोड़ा सा सोच, जैसे मैं लिखती हूँ ना, जैसे मैं पेन पेपर पे लिखती हूँ वैसे ही तुम्हें लिखना है, तो अपने आप तुम्हें ना माइंड में क्लिक करने लगेंगी कि क्या, लेकिन वही बात है, पढ़ा होना चाहिए। अगर ये पढ़ा नहीं हुआ तो ये सबसे आई थिंक वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। देखो, ए कोई न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है मैम। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर होगा, ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, तो ए जो है वो बी बना रहा है जो कि सोलुबल है इन डाइल्यूट एसिड, ठीक है जी। फिर आप जब बी की ट्रीटमेंट करा रहे हो NaNO2 HCl, ठीक है, 0 से 5 डिग्री, राइट। इसके मैंने ऑप्शन भी दिए थे क्या? अरे नहीं दिए, मैं ऑप्शन इसके लिख दूंगी, मैंने लिख रखे थे इसके ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा तो आपको सी मिलेगा, पहले सुनते जाओ सारे। फिर सी की ट्रीटमेंट कराई है CuCN NaCN, तो आपको डी मिलेगा। डी की हाइड्रोलिसिस करवाई है तो भाई साहब ई मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं कि ई इज ऑल्सो ऑब्टेनेबल फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ए, तो जब तुम ए की हाइड्रोलिसिस कराते हो तब भी तुम्हें क्या मिल जाता है मेरा बेटा? ई मिल जाता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं ई की जब रिएक्शन तुम KMnO4 के साथ कराते हो तो तुम्हें एफ मिलता है, और एफ, फाइनली एफ बताने के बाद तुम्हें ये बताना पड़ेगा डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम जो हैं, 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम किस में होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था, लेट मी जस्ट वो यहाँ पे होगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे वोटर नहीं, यही होगा, OH नेगेटिव है ये, यानी कि बेस दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कोई भी बेस हो सकता है, मान लेते हैं, लेट से मैं NOH ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए आइए, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे मेरे को, वो ये दिए हुए थे, मैं लिख रही हूँ। एक दिया हुआ था बच्चों ये, ठीक है, और एक दिया हुआ था ये, और एक दिया हुआ था ये मेटा पे CH3, और एक और दिया हुआ था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, ये 3 थे, ठीक है। और जो 4th वाला था ना वो भी अमाइडी था, वो ये था शायद, बना ही देती हूँ, यही था, एक बार चेक भी कर लेंगे, ये था CONH CH3, 7 8 और एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और 9 हाइड्रोजन, 5, ठीक है, यही था, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना, यानी कि इतना तो तुम लोग श्योर हो गए हो ना कि अमाइड ही होगा ए, क्योंकि उसने तो सब में अमाइड ही दे रखा है, हाँ या ना, सारे कंफर्म करो। यानी कि ए तो CONH2 ग्रुप तो होगा ही होगा। अब मुझे नहीं पता CH3 कहाँ होगा, ऑर्थो पे होगा, मेटा पे होगा, कहाँ पे होगा मुझे नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर कि भाई साहब अमाइड तो है ही।
क्योंकि जो यहाँ के रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, एचबीडी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि इसको एनालीन में बदल देगी। ठीक है, और जब तुम एनिलीन की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो एनिलीनियम सोल्ट बनता है विच इज सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, वो उसने एक बात बोली है। डाइएजोटाइजेशन कराया है तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। फिर सैंडमेयर रिएक्शन कराई है तो साइनोबेंजीन बनेगा। हाइड्रोलिसिस कराई है तो भाई साहब क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड बन गया है। फिर मैम आगे KMnO4 क्यों दिया, क्योंकि मेरा बेटा एक बात देखो ना, CH3 भी तो लगा हुआ है। मान लो मैं पैरा वाला ले लेती हूँ, पैरा वाला ले लेती हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और जब मिथाइल है, KMnO4 है, तो पैरा वाला किस में चेंज हो जाएगा, CH3 मैम एसिड में चेंज हो जाएगा। क्या कहते हो? तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो मेरे को जो है ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है F। तो आपको यही बताना है कि जो अलग अलग ऑप्शन थे उसमें किस केस में जो है आपका बेसिकली जो F होगा उसमें दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और आपको ए का स्ट्रक्चर बताना था। तो एक बात बताओ, जो मैंने ये वाला बनाया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं? देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो व्हाइट वाले डॉट से दिखाए वो सभी एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी COH है, तो बीच वाले चारों एक ही टाइप के। गर्व समझ में आया? ठीक है, एक ये टाइप के हो गए ए, और एक ये हो गया, दोनों सेम ही है तो बी, यानी कि इस वाले कंपाउंड में हमारे पास क्या हो गए बेटा, दो डिफरेंट टाइप के क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन हो गए हैं। समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो आपको ए का स्ट्रक्चर बताना था, तो जो ए का स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने को करना था। अगर मान लो मैं बाकी ऑप्शन पे जाके देखूं, बाकी ऑप्शन पे जाके देखूं, लेट से ये वाला, मान लो तुम्हारा ये बन रहा है F, इधर आना, इधर आओ। तो इसमें देखो क्या दो टाइप के हाइड्रोजन है मैम, एक तो यही हो गए, लेकिन ये वाला सेम हो गया, लेकिन ये वाला डिफरेंट हो गए। बोलो हाँ के ना? अब समझ में आ रहा है सेम डिफरेंट का क्या मतलब है? सेम डिफरेंट का क्या मतलब है? ऐसे ही मान लो तुम्हारा F ये बन रहा होता, दोबारा आ जाए क्या पता बच्चों, अब तो ये आना शुरू हो गया मतलब ये क्वेश्चन। एक ये हो गए एसिड वाले हाइड्रोजन। अब देखो दोनों एसिड के बीच में ये वाला हाइड्रोजन अलग इसका एनवायरमेंट होगा, दोनों के बीच में ना अलग एनवायरमेंट होगा, और इन दोनों का एक अलग होगा और इसका अलग होगा। तो भाई साहब यहाँ पे तो मुझे चार टाइप के दिखने को मिलते हैं। बोलो भाई, पल्ले पड़ा? सिमरन, सुहानी, यस गर्व, धनंजय, आरुष, कृतिका। ठीक है, यस मैम। चलिए इसको मैं हटा रही हूँ। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो तुम आराम से कर सकते हो, ये तो शायद 22 जनवरी गर्व की शिफ्ट में आया होगा मेरे ख्याल से। चलो ये वाला लिख दो फटाफट से, सारी रिएक्शन तुम्हें पता है ऑलरेडी, इसको करने का ट्राई करो। सबसे पहले ब्रोमिनेशन करवाई है, तो कहाँ पे लगाऊं Br+, NO2 के कहाँ पे लगाऊं, मेटा पे लगाऊं, ऑर्थो पे लगाऊं? मेटा। बिकॉज NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग। tin HCl और pH न्यूट्रलाइजेशन, इनका मैं एक ही कर देती हूँ स्टेप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2 विल कन्वर्ट इनटू NH2। उसके बाद ब्रोमीन वाटर है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वो है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो भी ऑक्यूपाई कर लेगा और बोलो पैरा भी कर लेगा, तो पैरा ऑर्थो। उसके बाद डाइएजोटाइजेशन की है, एक ही साथ बना दूं क्या? और फिर CuBr सेंडमेयर रिएक्शन है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे NH2 की जगह क्या लिख दूं, Br लिख देती हूँ। आयुष ठीक है? यस मैम। तो हाउ मेनी ब्रोमीन एटम्स, 1 2 3 4 5, और 5 विल बी द फाइनल आंसर। कर लोगे?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ट्राई करो। कुछ आया क्लियर समझ में? एनीवन? पी एक कंपाउंड है जिसका यस मैम। हाँ ट्रीटमेंट कराया है एक्वस अमोनिया के साथ। क्या ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने करी थी? हाँ मैम, ये तुम भी पढ़ के गए थे। हॉट हीटिंग करा है, एक कंपाउंड मिला क्यू जिसको Br2KOH के साथ ट्रीट करवाया है और R मिला है और R का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। तो बेसिकली एनालीन ही होता है बेटा। ये बहुत आसान ही सवाल दे दिया उसने, ठीक है, एनालीन ही है ये आपका, राइट। चलो बाकी कंफर्म भी कर लो तुम। तो यानी कि ये तो मैम पक्का क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना सबसे पहले सोल्ट मिलता है, फिर आपका हीटिंग करके अमाइड मिलता है ना, तो बेंजामाइड मिलेगा यहाँ पे, और फिर ये होफमैन HBD रिएक्शन हो जाएगी तो एनालीन मिल जाएगा। क्या कहते हो, बोलो। देखो ऑप्शन में भी ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन को हो कर सकते थे। हाँ ये एक क्वेश्चन है, वैसे है तो बहुत आसान लेकिन बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है। चलो करो, पहले ये पढ़ लो फिर मैं इसके ऑप्शन दिखाती हूँ। ये तुम्हारी शिफ्ट का था, ठीक है। ये एक बार कर लो फिर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। देख लिया सबने? लिखना चाहते तो लिख लो नोटबुक पे क्या क्या दिया हुआ है। C4H8 है, हाइड्रोकार्बन है, HCl के साथ रिएक्शन कराई है और एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है वो, ठीक है। Q जिसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई है R दे रहा है, और R की डाइएजोटाइजेशन करवाई है वही तो, और हाइड्रोलिसिस भी कराई है और हमें S मिल रहा है। तो आपको PQRS बताना था, ये दिया हुआ था। ऑप्शंस देखो, दिखाऊं? देखो, इसको घबराना नहीं है, इसको करने का एक तरीका है। आई थिंक लाइट लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा यार जूम कर लेना, मेरे को खुद ही फोन में इतना लाइट दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, जब तुम इसका डीबी निकालोगे ना तुम्हें डीबीई 1 देखने को मिलेगा, और एक का मतलब है पाई बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक रिंग दिख रही होगी, पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब इनकी रिएक्शन करवाई है, पी की रिएक्शन करवाई है अपनी बेटा HCl के साथ, और हमें ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है। मान लो तुम्हें नहीं पता चल रहा रिएक्शन कैसे होगी, वैसे तो पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उस साइड ब्रेक होगा जहां पे आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो बेसिकली ये बनने वाला है, ठीक है। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, मान लो नहीं पता तो आप क्यू में सारी जगह चेक करो कि ऑप्टिकली एक्टिव तुम्हें कहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, सिर्फ यही सेकंड वाला ऐसा है जहां पे मुझे ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, कायरल सेंटर दिख रहा है,
यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे भी देखो कोई कायरल सेंटर नहीं है ना, और यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी आ गया। आगे देख लेते हैं। फिर उन्होंने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा। फिर उन्होंने डाइएजोटाइजेशन करवाई है, क्या होता है? पहले डाइजोनियम सोल्ट बनता है, ठीक है, ये N2 में कन्वर्ट होता है, याद आ रहा है। फिर ये कार्बोकेटाइन बनता है और वहां पे OH आके लग जाता है। तो ये तो मतलब सिर्फ क्यू का देखना, अगर यही ऑप्शंस थे तुम्हारे फाइनल पेपर में तो ये बहुत आसान सवाल हो गया था तुम लोगों का, कि क्यू देखते ही हमने ये पता लगा लिया भाई बाकी सब तो कायरल है ही नहीं, कहाँ पे कायरल सेंटर है ही नहीं, सिर्फ क्यू में ही कायरल सेंटर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी कंफर्म श्योर करने के लिए, मतलब कि हमारा सही है, आप आर और एस भी तुम चेक कर सकते हो। गर्व ये करके आए थे तुम क्वेश्चन, वेरी गुड, करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये वाला क्वेश्चन करो। बेंजोलाइड क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, चलो वो भी नहीं पता, बट बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड पता है ना तुम सबको, बताओ भाई। सारा पता है, नाम का खेल है कई क्वेश्चन में, तो यही होता है देखो, खत्म। जैसे एसिटाइल क्लोराइड होता है CH3COCl, देखो, तो इससे बनता है एस्ट्रलाइड, एसिटानालाइड, ये बनता है। अगर तुम बेंजोइल क्लोराइड ले लोगे तो इससे क्या बनेगा? HCl निकल जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा बेंजोलाइड। क्या कहते हो? COPH, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो मास है बेंजोलाइड का जो प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ 5.8 ग्राम एनिलीन से। प्रोडक्ट की यील्ड 100% नहीं है, 82% है। तो कैसे होगा मैम? 1 मोल एनिलीन से 1 मोल बेंजोलाइड बन रहा है, हाँ या ना बोलो भाई, है ना? तो इसके मोल्स निकाल लो, 5.8/93 कितने आएंगे भाई? मल्टीप्लाई ओ डिवाइड करना है एक बार, रुको मैं ही करके बताती हूँ, बाकी तुम्हें ये मैन्युअली करना है। ये आएगा बेटा 0.0623, तो 0.0623 मोल से ये ही इतने मिलेंगे। इसका मोलर मास निकालेंगे, सारे बच्चे ध्यान से निकालेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो मैं भी ध्यान से करती हूँ। 6 कार्बन, 12 और ये 13, ठीक है, डन है क्या? 13 ही कार्बन है, बोलो। यस मैम। ठीक है, ठीक है। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो जाएंगे 10 और एक ये 11। ध्यान से देखो, डन है। चलो 13 इंटू 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 प्लस 11, तो ये आ रहा है 197। तो 197 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.0623 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 12.2। बट ये आ रहा है 1 मोल से, जब 1 मोल मिल रहा है, लेकिन यील्ड कितनी है? 82%। तो क्या करना है तुम्हें? 82/100 करना है, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 10.01। और अगर ये इंटीजर बेस्ड है जो कि है, तो यहाँ पे आंसर मार्क करके मतलब लिख के आओगे 10। सारा कैलकुलेशन का ही खेल है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करना एक बार खुद से।
ये तो तुम्हें आता है, अच्छे से आता है तुम्हें, तुम तो अभी कर लोगे फट से। चलो करना। सेक्शन पी क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन। वेरी गुड, नाइट्रोबेंजीन। कृतिका क्यू क्या बनेगा? मैम एनेलीन। वेरी गुड। सुहानी आर क्या बनेगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। सिमरन आर क्या बनेगा? मैम एन के साथ मैम COCH3 लग जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या डाला हुआ इन्होंने? सुहानी ध्यान कहाँ है? नाइट्रेशन होगी, क्योंकि इतना एक्टिवेटिंग नहीं है, तो आपको मेजर बताना है, तो कहाँ पे लगेगा NO2? पैरा पे, है ना? ठीक है, ओके। HCl है, इथेनॉल, हीटिंग, पीएच, तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन, वो सॉरी हाइड्रोलिसिस करानी है अमाइड की, तो आपको पता ही है क्या करना होता है, यहाँ OH और यहाँ H, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन जो कि T है, इसमें परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन का, तो कैसे निकालोगे? मोलर मास कंपाउंड का जब आप निकालोगे तो 138 आएगा, क्योंकि मैंने निकाल रखा है। लास्ट वाला फिर से बताना। एस के बाद क्या? जो आपका एस बना है ना, उसमें क्या डाला हुआ है? हाइड्रोलिसिस की हुई है बच्चे। या तो बेसिक मीडियम में कर लो, एसिडिक मीडियम में कर लो, तो अमाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो कैसे होता है? बोन को तोड़ो, एक H लगेगा, एक OH लगेगा, H यहाँ लगेगा NH मतलब नाइट्रोजन के साथ, और OH यहाँ पे लगेगा कार्बन के साथ। ठीक है, देखो ऐसे करते हो ना आप, इधर देखो। मान लो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे, तो ऐसे ही करते हो ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे OH एसिड बन जाए, वो क्या बोलते हैं, NH2 ये हो जाएगा अलग, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब परसेंटेज नाइट्रोजन की बतानी थी, तो क्या होगा? तो 28 into 100। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, 2 पे काट लो। ठीक है, और इसको एक काम करो, 70 मान लो एक बार के लिए, 20 के आसपास आएगा इसका, 20% इसका फाइनल आंसर आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में। एक डिजिट का तो मैं ले ही सकती हूँ, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो 20% इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तुमने देखे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला था कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग मेजर प्रोडक्ट। अब तुम्हें सारी रिएक्शन को देखना और देखना है करेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड है, गैब्रियल थैलामाइड में एनालिन नहीं प्रिपेयर होता है, गलत है बेटा। यहाँ पे देखो एनालिन है, सॉरी प्राइमरी अमीन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे वाली चीज गलत है। NC से कैसे इन्होंने NH2 बनाया नहीं मालूम है, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने नाइट्रेशन कराई है, और इन्होंने नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, विच इज नो, क्योंकि ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इधर ध्यान से देखो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बना रहा है, तो इसके पैरा पे क्या आएगा? NO2 आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा, तो ये भी गलत हो गया। नहीं तो आपको दिख भी जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से HBD रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो ये देखो HBD रिएक्शन है, तो HBD रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन कम होता है, तो अगर रिएक्टेंट में 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन होंगे। दिख रहे हैं सबको? तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो अगर तुम्हें बाकी किसी रिएक्शन की गड़बड़ मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है, तो भी ये तुम क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ध्यान से तुम्हें सुनना पड़ेगा क्लास में मैं क्या बता रही हूँ, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, मैं क्यों लगा रही हूँ भाई क्लास में, तो चली जाती छुट्टी पे। थोड़ा पढ़ो अमीन्स चैप्टर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब एक ये क्वेश्चन रह गया, एक बार ट्राई करना, बहुत आसान है, नहीं तो मैं आते ही कराऊंगी। और एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये भी करवाऊंगी, और एक ये।
तो ये तीनों क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार करने हैं। तो क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछे जा रहे हैं मैम? डाइएजोटाइजेशन है ना, यहाँ से पूछ रहा है वो, और आपके हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया है ना, आपका कार्बिलमिन रिएक्शन हो गया, ये तो बहुत आ रहा है, ठीक है, टिन वाला रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें इसके लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। एचबीडी, हाँ ये भी बहुत आया है, इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, बस वो कर लो या नोट्स कर लो, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी भी कवर है। और फिर उसके बाद तुम लास्ट के 2-3 साल के पीवाईक्यूज लगा लेना, बस हो गया ये काम। यहाँ इस चैप्टर से तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है जहां से प्योरली इसी चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। तो मैंने तुम्हें अमीन्स, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ लोग, केमिकल काइनेटिक सर ने लिया था, मैंने इलेक्ट्रो लिया था, और अपना जो मैंने कल तुम्हें ट्रेंड्स पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक के, वो ये मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, और कोई भी बच्चा इन चैप्टर को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये तीनों क्वेश्चंस लूंगी, जीओसी लूंगी, और देखती हूँ कि फिजिकल का कोई एक चैप्टर ले लूं, ठीक है, क्योंकि जीओसी से इतने सवाल नहीं आए इस बार। ऑल राइट।